आचार्य श्री आप पर विश्वास भी करते थे और आपसे कई विषयों पे चर्चा करते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2022 के आसपास जब ये कुछ पत्राचार जैसी स्थिति बनी थी, तब आपकी चर्चा आचार्य श्री से हुई थी, तो उनके क्या विचार? एक्चुअली ये घटना जब भी सागर में जो सन 22 में जो 19 जो 2022 में आपका पूज्य दंडमती माता जी का चातुर्मास सागर में हो रहा था उदासीन आश्रम में। एक उन्होंने व्रतों के बाद मुझे एक दो पत्र दिए और उन्होंने कहा इनको पढ़ लो। तो मैंने वहाँ जस्ट दो चार लाइन पढ़ ली। मैंने कहा माता ये पत्र मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, बहुत आते रहते हैं इस तरह के पत्र, क्या करना नहीं कि बहुत हम लोगों को बार बार ये पत्र आ रहे हैं। ये पत्र बहुत मेरे पास बहुत पत्र आ रहे हैं, यहाँ सारे बार बार भेज देते हैं। तो मैंने उनसे कहा मतलब ये पहले भी पत्र आ चुके, हमारा आचार्य से तुमको फाड़ के फेंक देते थे। तो नहीं, उन्होंने कहा कि भाई बार बार आते मालूम तो करो कि कहाँ से आ रहे। तो उन्होंने कवरिंग लेटर कवर भी वो लिफाफा भी दिखाया, उन्होंने लिफाफा भी दिखाया। तो लिफाफे में देखा तो वो सागर की सील थी केवल। तो मैंने बताया कि ये संभवतः ये तो सागर से गिर रहे हैं, यदि कहीं बाहर से आ रहा होता तो बाहर की सील लगी होती है और एक सागर डील सील लगी होती। तो उन्होंने कहा इसको देख लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर अपन कल बात करते। तो मैं शाम को घर आ गया, शाम को मैं घर आ गया और मैं इसको पढ़ लिया। तो बड़े पढ़ाए थे क्या, मैंने पहले भी देखे हुए थे, कोई वो तो थे नहीं नया। दूसरे दिन मैंने माता जी को जाके दे दिया, माता जी कोई मतलब नहीं, फाड़ के अलग कर दो, इससे कुछ नहीं होना, फालतू विवाद और खड़े होते हैं। पाल से एक एजेंट साहब गए थे, तो उस दिन आचार्य से गमन सिरपुर से हो गया था, गमन मालेगांव आ गए थे वो। तो रात हम लोग पहुँचे शाम को करीब 6:30 बजे के लगभग। तो आचार्य के दर्शन किए और 5-7 मिनट दर्शन किए, अंदर जाके बात की और रात को निकल गए हम लोग सोने के लिए सिरपुर। तो सिरपुर में जैसे ही मैं पहुंचा तो वहाँ पर योग सागर जी महाराज जी भी थे और सिद्धांत सागर जी एलक जी भी थे। तो सिद्धांत सागर जी एलक जी ने मुझे पास में बैठाल के सारी बातें बताई कि ऐसा हो गया, वो हिम्मू ने ऐसा किया वैसा किया। और उन्होंने बताया कि भाई स्थिति हमारे पास वहाँ पर ये लोग सागर से ऋषभ बांदरी वाले, आपका आलोक, पूरन बाबू आलोक और सर उत्तम का लड़का, ये रात को 1:30 बजे रेखा जी के यहाँ घर गए, छलांग लगा के उनके घर में घुस के गए। और इनको कैसे भी ऋषभ को फ़ोन आया महाराज जी का कि कैसे भी इनसे करोड़ों रुपए लग जाए, हिम्मू को बाहर करना है। इस तरह की उन्होंने मुझे बातें बताई। तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ मालूम है? मुझे कुछ तरह की कुछ पता नहीं मेरे लिए तो भाई। तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, करीब 15-20 मिनट सारी ये बातें बताई। उसका मुझे योग सागर जी के योग सागर के पास ले गए। तो योग सागर जी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे पत्र पकड़े गए हैं। मैंने कहा सुना तो मैंने भी, मतलब पत्र तो बहुत पहले से आते रहते। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, सुधा सागर जी महाराज जी वो ललितपुर का लड़का है, वो महाराज जी ललितपुर में चातुर्मास कर रहे हैं। तो महाराज जी इसमें थोड़ा एक स्पष्टीकरण दे दें अपना। तो मैंने कहा महाराज जी बताओ मुझे क्या करना है बताओ। तो वो कहते नहीं, मैं आपके परिचित भी हैं, तो महाराज जी से कहो कि एक स्पष्टीकरण इस पर दे दें, उसमें बोल दो। तो मैंने कहा महाराज मैं तो 20 साल से उनके पास गया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा फिर भी तुम एक बार चले जाना, उनसे बात कर लेना, जैसा हो ठीक है। तो इस तरह से ये मेरी बात वहाँ से होकर दूसरे दिन में निकल के आ गया सागर। अब सागर में मैं आया तो मैंने माता जी धर्मवती माता जी अभी नहीं, महाराज तो मालेगांव आ चुके। मालेगांव को शाम को मैंने दर्शन किया और दूसरे शाम को वहाँ निकल गया। रात को ये सारी चर्चा हुई। दूसरे दिन मैंने दोपहर 12 बजे महाराज के दर्शन किया आचार्य श्री के मालेगांव में आके, और वहाँ से भी निकल आए। हम लोग गाड़ी से गए थे, एक एजेंट साहब को आना था। तो वहाँ से इस संबंध कोई चर्चा नहीं हुई मेरी। सागर मैंने आके माता जी धर्मवती माता जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे सिद्धांत साहब जी ने मुझे ऐसा ऐसा बताया और उन्होंने योग साहब जी ने बताया और ऐसा ऐसा कहा है। इसी बीच मैंने ऋषभ बांदरी वालों से फ़ोन करके पूछा कि महाराज जी सिद्धांत साहब जी ऐसा ऐसा कह रहे थे कि तुम्हारे पास महाराज जी का फ़ोन आएगा, कैसे भी चाहे 1 करोड़ रुपये लग जाए उसको छुड़ाओ। और तुम लोग रात को ऐसी इस तरह से उनके यहाँ गए थे। उत्तम प्लास्टिक वालों से पूछा कि तुम भी उनके घर कूद के गए थे क्या, उनके घर में क्या। आलोक और पूरन बाबू से पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो गए नहीं, हम लोग तो वहाँ गए नहीं। ऋषभ ने जरूर बताया कि हम वहाँ गए थे, मैं गया था, मेरा बच्चा गया था और ड्राइवर गए थे, और उधर से आपका सट्टू गए थे, हम 4 लोग गए थे। तो मैंने माता जी को बताया कि माता जी महाराज ने मुझे ऐसा ऐसा बताया, और यहाँ तो ये बिल्कुल स्थिति अलग दिख रही है कि 4 लोग गए थे, ना उत्तम गया था, ना बाबू जी गए थे, ना कुछ गए थे ये लोग नहीं। और ऋषभ ने मुझे बताया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना मेरी खोड़ वाली बात हुई, ना कुछ बात हुई। तो माता जी ने कहा कि भाई रेखा से बात कर लो, उनको बताओ कि क्या क्या भाई महाराज जी ने ऐसा कहा। मैंने कहा मेरे पास तो नंबर नहीं। तो माता जी ने कहा नंबर निकाल के दिया उनकी ब्रह्मचारिणी ने,
और उनके सामने मैंने उनसे बात की रेखा जी से, स्पीकर ऑन करके। तो रेखा जी ने कहा भाई आप कौन हैं, क्या है, परिचय तो थोड़े थे, आपको क्या करना है इस सब से। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, सिद्धांत शाह जी मुझे ऐसा ऐसा बताया, और तो उन्होंने जो मुझे बताया, और यहाँ पर जो उन्होंने इन लोगों से पूछा तो ये लोग कहते हम तो आपके घर आए ही नहीं। तो उन्होंने कहा आपको इससे सब क्या करना, और उन्होंने उठा के फ़ोन रख दिया गुस्से में। तो मुझे ठीक है, मैंने माता जी को बताया, माता जी कहते उठा के चलो छोड़ो तुम्हें क्या करना अपन को। ये बात यहाँ तक चली। तो फिर अब जब मैंने सारी स्थिति देखी तो फिर मैं महाराज के पास नहीं गया। उस समय महाराज जी ललितपुर में थे, सिद्धांत सागर जी, उनके पास नहीं गया। इसके बाद फिर मेरे पास 7-8 दिन बाद फिर सिद्धांत सागर जी का फ़ोन एक बार आता है कि भैया तुम गए नहीं, क्या हुआ। तो मैंने कहा महाराज मुझे समझ में नहीं आ रही कि भैया आप जो कह रहे थे और यहाँ जो बताई स्थिति वो तो अलग तरह की स्थिति है, जो घटनाएँ तो मिल नहीं रही हैं। तो उनका ठीक है, महाराज जी के पास एक जाके देखो एक बार, और महाराज जी से बात करके उनसे बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं संडे को मैं गया यहाँ से, तो महाराज जी के पास मैं पहले पहुँचा था, 9:30 के लगभग सुबह पहुँचा। उनसे बात हुई तो उस समय प्रवचन चल रहा था, प्रवचन तो आर को निकल गए। आर को लगभग 11:15 बजे के लगभग जब वो आए तो उनसे बात हुई, उनको सारी बताई कि ऐसे ऐसी महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा था, योग सागर जी ने और सिद्धांत सागर जी ने ऐसा ऐसा कहा था, और उनको था कि एक स्पष्टीकरण दे दें। तो महाराज जी ने कहा कि मैं तो उसी दिन स्पष्टीकरण देने वाला था, चूँकि आचार्य श्री का ऐसा कुछ निर्देश भी नहीं था और पता नहीं हम दें और कुछ और बवाल मच जाए, तो मैंने इसको अवॉइड किया, उसको नहीं दिया। और यदि महाराज जी कह रहे तो मैं दे दूंगा, तुम पूछ लो शंका समाधान में। तो मैंने कहा ठीक है महाराज मैं पूछ लूँगा, और अब शंका समाधान में उसका जो सारी बात को स्पष्ट कर देंगे। इतनी बात हो गई। इसके बाद मैंने फ़ोन लगाया सिद्धांत सागर जी को, महाराज जी मैं ललितपुर आ चुका हूँ, और महाराज जी इसके लिए महाराज जी से चर्चा होगी, महाराज जी शाम को मैं पूछ लूँगा, इस सारी एक प्रश्न पूछ लूँगा, इस संबंध में महाराज जी अपना स्पष्टीकरण दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और मैंने कहा आपको और कुछ पूछना हो किसी से तो आप, आचार्य श्री भी ये गमन हो चुका था तो उनसे और कंफर्म कर लें यदि आपको लगता हो, तो भाई बाद में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा वो मैं कर लूँगा सब काम। 1:30 बजे मैंने उनको फिर फ़ोन लगाया, मैंने कहा महाराज ठीक है ओके, मैं सारी बात महाराज से पूछ लूँ ना। उन्होंने कहा ठीक पूछ लो। मैंने महाराज से भी पूछवा लिया है जो उनका कहना था। चलिए इसके बाद मैंने सागर में ऋषभ वांद्री को फ़ोन लगाया लगभग 2:30-3 बजे के लगभग। मैंने कहा ऐसा ऐसा है, मैं महाराज के यहाँ पर आया हूँ और मैं ये महाराज जी से स्पष्टीकरण इस संबंध में एक प्रश्न पूछूंगा, और यदि महाराज उस पर स्पष्टीकरण दे देंगे, यदि तुम्हें और कुछ पूछना हो तो आप बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है 5 मिनट बाद मैं आपको फ़ोन लगाता हूँ। उन्होंने फ़ोन लगाया होगा मेरे ख्याल से महेश भैया को, महेश बलेरा वालों को। तो 5 मिनट बाद उनका फ़ोन मेरे पास आया। उनका फ़ोन आया कि भाई ऐसा है मत, तुम कुछ मत पूछो। तो मैंने कहा भाई स्थिति ऐसा है कि वो सिद्धांत सागर जी कह रहे पूछो, आप कह रहे नहीं पूछो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप समाज के नाम पर मत पूछना, सागर के नाम से आप व्यक्तिगत पूछ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं तो व्यक्तिगत ही पूछ रहा हूँ। फिर उनका 5 मिनट बाद फिर फ़ोन आया कि मत पूछो तुम। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई आपको भाई मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, आप तो एक करो महाराज जी सिद्धांत सागर से बात कर लो, उनसे कह दो वो मना कर दो, नहीं पूछूंगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं महाराज बात करके बताता हूँ आपको। इसी बीच में मेरे पास फ़ोन आ गया गणमती माता जी के ब्रह्मचारिणी जो भी होगी उनका फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि मैं गुरुमती माता जी मेरे सामने बैठी हुई हैं, और गणमती जी ने कहा कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें भेजा है प्रश्न पूछने के लिए वहाँ पर, और इन लोगों को शक है कि मैंने भेजा। तो मैंने कहा नहीं माता जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो केवल सिद्धांत शाह जी ने कहा था इसलिए इस यहाँ पर पूछने के लिए आया हूँ। तो उनको लग रहा था कि गुरुमती जी को ऐसा लगा कि भाई गणमती माता जी ने पूछा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं माता जी इन्होंने नहीं भेजा, मैं तो अपने हिसाब से आया हूँ, सिद्धांत सागर जी ने कहा था और योग सागर जी ने कहा था इसलिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, इतनी माता जी से चर्चा हो गई। इसके बाद मेरे पास करीब 4:30 के लगभग फ़ोन आता है सिद्धांत सागर जी का कि जिन्हें तुम्हारे लिए एक प्रश्न नहीं पूछना है, अभी मत पूछो। मैंने कहा महाराज अजीब से थोड़ा गुस्सा ही मैंने कहा महाराज ये बार बार आप लोग कहते कभी पूछो कभी नहीं पूछो, जब सामने वाला जवाब देने तैयार है तो आप करें मत पूछो। तो नहीं, वो कहते मैं सारी बात आपको बाद में बताऊँगा, अभी महाराज जी से अभी मत पूछो कुछ भी। तो ठीक है मैंने महाराज जी को बताया। तो महाराज जी का ठीक है यदि नहीं पूछा तो मत पूछो, मैं नहीं दूँगा जवाब। इस तरह की बात वहाँ पर सारी ख़त्म हो गई और मैं रात को मैं अपने घर आ गया, सागर आ गया। इसके बाद मैं अमरकंटक पहुँचा जब पंचकर्णक चल रहे थे। तो अमरकंटक जब मैं और भोपाल से महेंद्र कुमार रिटायर्ड ASP भी थे हमारे साथ में थे, तो सर महाराज की बहुत तबीयत ख़राब थी तो किसी को दर्शन करने में नहीं मिल रहा था। तो हम लोग शाम को पहुँच तो गए थे, हम लोग मॉर्निंग में 10-11 बजे पहुँच गए। शाम को दर्शन करने का ट्राई किया तो दूर से दर्शन भर हुए, लेकिन कहीं महाराज जी बहुत तबीयत ख़राब है तो किसी को मिलने भी नहीं दे रहे थे उस समय। ठीक है, दूसरे दिन मैं और
भोपाल से। हम लोग आचार्य श्री के पास करीब 11:30 पौने 12 के लगभग बीच में सीधे चले गए अंदर। महाराज आचार्य श्री के पास पहुंच गए। आचार्य श्री उसमें लेटे हुए थे, चटाई ओढ़े हुए थे, तो बुखार जो कुछ हुई हो, तो मैंने आराम से आचार्य श्री महाराज को नमस्ते किया और जो थोड़ी चटाई अलग कर दी। महाराज जी ने करवट लेके दूसरी तरफ से करवट उस तरफ लिए तो मेरी तरफ करवट कर ली। और हम लोग मैंने सारे जो इतनी चर्चा हुई थी यहाँ पर सिरपुर से लेकर सिद्धांत सागर जी से, योग सागर जी से या माता जी से, मैंने सारी चर्चा आचार्य श्री को सुना दी कि महाराज जी का ऐसा ऐसा हुआ था। सिद्धांत सागर जी, योग सागर जी मुझे ऐसा ऐसा कहा था। और मैंने महाराज जी से ललितपुर जाके ऐसी ऐसी बात की थी, वो सारे तैयार थे। तो मैंने बता दिया कि बीच में ऋषभ का फ़ोन आया, फिर मैंने बताया महेश बलहरा वालों का फ़ोन आया, फिर माता जी का फ़ोन आया, फिर सिद्धांत से ये फ़ोन आया, उन्होंने नहीं पूछना है। मैं सारी बातें बता दी उनको और मुझे लगा कि महाराज ये सब हो क्या रहा है, इस तरह का इसको समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने ये सारी बातें सुनते रहे आराम से कि 15-20 मिनट के लगभग मेरी बात हुई और लेटे लेटे बात हुई। और मैंने कहा मैं आज शाम को निकल जाऊँगा। मैंने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने कहा महाराज जी को, सुधा सर जी को आशीर्वाद कहना। तो ठीक है, मैंने सीधे नीचे आके मैंने आचार्य सुधा सागर जी को फ़ोन पर बता दिया कि महाराज जी आचार्य जी ने आपको आशीर्वाद कहा है। और मैं रात को निकल के आ गया। यहाँ तक ये मामला इधर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आचार्य श्री गमन होकर आगे आचार्य श्री आ गए डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में इसके बीच में सारी चर्चाएं होती रही हैं, ऐसा पत्र शहर में चलती रही, शहर में जो भी आते रहे, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं था। जब मैं डोंगरगढ़ पहुंचा तो डोंगरगढ़ मेरे ख्याल से 8-10 जून की बात है, जो कुछ भी उसी दिन रात, जिस दिन मैं निकला था उस दिन रात को प्रदीप ब्रह्मचारी पहुँचा था। वो डेट आप लोग देख लेना। तो मैं आचार्य श्री के पास मैं भी था, मैं गया और हम लोग डॉक्टर राइस भी गया था और भोपाल से, और मैं ASP भी गए थे। तो डॉक्टर राइस तो निकल के आ गए थे, अपना भोपाल लौट आए थे, संडे को रखते हुए संडे की रात को निकल आए थे। दूसरे दिन मैंने आचार्य श्री के पास शाम को ऐसे बैठ के मैंने करीब आधे घंटे चर्चा की और सारे जो भी प्रकरण थे पूरे फिर से मैंने बताया। और जो उस समय समाज में जो कुछ चल रहा था, जो साधु संघ में चल रहा था, उस समय बीच में मालूम पड़ा कि 5-7 जूम मीटिंग भी हो गई हैं, कुछ पत्र भी लिखे जा रहे हैं महाराज जी को उनकी तरफ से, और अलग अलग सारे संघों में एक तरफ क्षोभ जैसा मचा हुआ था सारे संघ में। तो मैं इसी समय ये चर्चा ये भी हुई, महाराज से चर्चा हुई, तो मैंने उनको भी बताया कि जो पूज्य सागर जी और एलक जी का वहाँ से गमन हो गया था। तो गमन हो गया था तो मैंने आचार्य से पूछा कि महाराज जी उनका कहना कि आपने उनको बुला लिया। तो आचार्य ने कहा कि मैंने तो नहीं बुलाया, मेरे पास तो, मैंने कहा वो पत्र वहाँ उनके पत्र जरूर आए थे, उन्होंने लिखा था कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। तो मैंने कह दिया यदि आपको यदि संकल्प विकल्प हो रहे तो आप देख लो। मैंने कहा उन तो उनका कहना था कि अब ये वहाँ पर थे कि आपने संघ उनको बुला लिया उन दोनों लोगों को। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बुलाया। और उसके बाद वो आचार्य के पास पहुँचे भी नहीं हो। तो वहाँ एक बातें क्लियर हुई। उन्होंने और भी कुछ बातें बताई व्यक्तिगत रूप से, मतलब सबको सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं उस सब बात का। उसी समय मैंने आचार्य से सारी बताई कि हमारी जूम मीटिंग हो रही है, पत्र लिखे जा रहे हैं, पत्रों पर साइन कराए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें, जितनी भी बातें हो रही, इससे अच्छा तो है कि भाई आपका कुछ ये लोग आपस में बैठ के ये सारी बातें सुन जाए। यदि कुछ इस तरह का है, सुधा सागर जी को किसी मीटिंग में शामिल नहीं किया तो जो यदि आप उनको यदि मानते हो कि भाई उनके संबंध से प्रकरण जुड़ा हुआ है तो उनको पहले जोड़ना चाहिए, उनकी बात सामने आ जाए। तो आचार्य जी सारा सुनते सारी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे तो कोई विकल्प नहीं है और मैं आप तो सुधा सागर जी महाराज जी को कह दो कि भाई निर्विकल्प नहीं, मेरी तरफ से कोई विकल्प नहीं है। तो मैंने कहा महाराज जी, महाराज जी को बता दूँ, सुधा सागर जी को ऐसा बता दूँ? तो उन्होंने कहा बता दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद कह दो, उनको बता दो कि मैं बिल्कुल, मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है और वो निर्विकल्प रहे, अपना काम करें। तो मैं महाराज जी से इतनी मेरी चर्चा हुई और मैं बाहर आके अमरकंटक के ऊपर हाल में जाके महाराज जी को फ़ोन पर सारी बात बता दी। तो महाराज जी का नमस्ते कह देना। और मैंने महाराज जी को मैंने वहाँ 2 बार पूछा, महाराज जी बता दो, नहीं तो फिर बाद में कोई मैंने कहा हाँ बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आके महाराज जी को बताया कि महाराज जी ऊपर सुधा साहब को सब बता दिया। मैंने आचार्य को बताया कि महाराज मैंने बता दिया। दूसरा मैंने आचार्य से भी कहा कि महाराज ये जो इतना प्रकरण चल रहा है, इससे अच्छा था कि सुभाष सागर जी महाराज जी और सुभाष सागर जी अभी पास में हमारे सुभाष सागर जी महाराज वीराबारा में थे और सुधा सागर जी महाराज यहीं पृथ्वीपुरादि के आसपास कहीं थे। मैंने कहा कहीं भी ये लोग आपस में मिल लें। तो आचार्य जी कहते नहीं, उनको अब सुभाष सागर जी महाराज को अपना काम करने दो, उनको संग उनको बढ़ाए, उनको पढ़ने लिखने दो उनके लिए। चलिए मैं वहाँ से रात को निकल के आ गया।
इसके बाद मैं दूसरे दिन तीसरे दिन समाचार के पास बैठा और मैं सारी उनको बताई कि हमारी ऐसी स्थिति थी, आचार्य से ऐसी चर्चा हुई है। उनको ही बताया कि आचार्य श्री कह रहे थे कि मैंने जब आचार्य श्री से कहा कि यदि आप लोग समाचार जी महाराज आप और महाराज सुधासागर जी महाराज आपस में बैठ के संभव हो तो बात कर लें, तो महाराज ने इस तरह का कहा। आचार्य श्री ने कहा था कि उनको जाके बताओ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कहा कि महाराज ऐसी चर्चा हुई थी। चलिए वहाँ से हो गया। अब उस दिन रात को जब मैं निकला था तो रात को ब्रह्मचारी प्रदीप पहुँचे होंगे आपका तो डोंगरगढ़ में, तो उन्होंने आचार्य श्री को जो भी संकेत लेने का हो गया महाराज की छतुमा शादी के लिए, तो वो 1 या 2 दिन रुके रहे। उन्होंने सुबह चर्चा भी हो गया आचार्य श्री, उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। 2 दिन बाद वो निकल के आ गए तो उसका कोई संकेत नहीं मिले होंगे। मैं करीब 19 जून को फिर पहुंचा, मतलब मुझे कोई काम था, मैं गया था भोपाल में बीच में कोई एक छुट्टी का दिन पड़ रहा था, तो मैं आचार्य श्री के पास गया। सुबह 5 साढ़े 5 बजे ट्रेन से उतरा और आचार्य श्री कमरे के बाहर बैठे पीछे सोच करके आए थे, तो बाहर खुले उसमें बैठे हुए थे पीछे पेड़ के यहाँ पर। तो मैं आचार्य श्री को मैंने नमोस्तु किया और आचार्य श्री से मैंने चर्चा की कि महाराज ये समझ सुधासागर जी हमारी प्रतीक्षा करें, अभी तक आपका संकेत नहीं पहुँचा। ये लगभग 6:24 की बात है, 22-23 मिनट की बात है। तो उन्होंने थोड़ा एक 10 सेकंड सोचा, फिर कहता हाँ वो इधर से थूबन जी वाले भी आए थे, इधर वाले भी आए थे, 3-4 नाम लिए। तो फिर वो कहते आगरा कैसा रहेगा, तो मैंने कहा हमारी जैसा आप कहें। तो ठीक है, उन्होंने कहा आगरा कह दो। तो मैंने वहीं उनके सामने अपना फ़ोन लगाया कमल कोटा को। मैंने कहा महाराज जी हैं क्या? हाँ, तो हाँ सामने बैठे हुए सोच नहीं गए। तो मैंने महाराज जी को बताया कि महाराज ये आचार्य श्री कह रहे कि आपको चतुर्मास आगरा करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आगरा करना तो मैं कर लूँगा। और उन्होंने कहा महाराज जी मेरा नमस्ते को। तो मैंने महाराज को नमस्ते कहा। फिर इतने में उनका उधर से मैंने फ़ोन काट दिया, उधर से फिर फ़ोन आया कि भाई एक काम करो तुम वीडियो कॉल लगाओ। तो मैंने कहा मुझे तो वीडियो कॉल आता नहीं लगाना, तुम अपने फ़ोन से लगाओ। उन्होंने ये कहा कि महाराज जी वहाँ से 220 किलोमीटर कुछ पड़ेगा, झांसी में थे, और आपके गंभीर साहब जी महाराज जी इतना चल नहीं पाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा करना, यदि दिक्कत हो तो डोली देख लेना उनके लिए, और लंबा है तो बीच में पड़ेगा ग्वालियर, यदि दिक्कत हो तो वहाँ देख लेना। इतना हुआ। इसका तो वहाँ से उन्होंने फिर उसको वीडियो कॉल मुझे लगाया, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर कहा कि भाई आचार्य श्री को मेरी तरफ से नमस्ते को दोनों हाथों से चरण स्पर्श करो। तो मैंने आचार्य श्री के दोनों हाथों से चरण स्पर्श किए महाराज जी नमस्ते, और मैंने महाराज के सामने फ़ोन करके दिखाया। तो महाराज जी दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद दिया और ये मामला इधर ख़त्म हो गया। तो ये पूरा वहाँ से पकड़ा, इस तरह से आचार्य श्री को संकेत मिल गए। और मैंने आके सारी बात बताई प्रसाद सागर जी महाराज जी को। वहाँ पर 3 महाराज जी थे, प्रसाद सागर जी थे, निरामय सागर जी थे और चंद्रप्रभु सागर जी थे। सभी लोग खुश थे कि मामला सुलझ गया। तो आचार्य श्री के मामले जहाँ तक इस प्रकरण का संबंध है, पूरा मामला आचार्य श्री की तरफ से तो 100% सुलझ चुका था। आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा था कि मुझे कोई विकल्प नहीं है, उनको आप कह दो कि निर्विकल्प रहें। और उसके बाद में जितनी बार भी चातुर्मास में और भी कई बार आचार्य के पास गया, ना उन्होंने मुझ संबंध में कोई चर्चा की, ना मैंने उस संबंध में चर्चा की, और ना किसी साधु संघ ने इस संबंध फिर इसके बाद चर्चा की। अभी मामला कहाँ से बिगड़ा, कैसे बिगड़ा, ये सब यदि कुछ इस तरह का कोई विकल्प था भी कि भाई साधु को एक दूसरे को नमस्तु नहीं करना है, जो कुछ इस तरह का प्रकरण हुए, तो सारे कुंडलपुर में जो आचार्य दिवस आचार्य के समारोह हुआ था उस समय निपट जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो इसलिए वो कुछ, क्योंकि जब चर्चा खत्म हो चुकी थी आचार्य की तरफ से, वह मामला पूरा क्लियर हो चुका था। सारे शाम को, उसी दिन शाम को 19 जून को ख्याल से आज सुधासागर जी ने भी मंच से जिज्ञासा समाधान में बोल दिया था कि हमारे आदि संकेत आ चुके हैं, इस तरह का सारा बोल दिया। तो पूरा मामला पूरा सुलझ चुका था। अभी मामला कैसे फिर किस पर्पज़ से किन लोगों ने कैसे उखाड़ लिया ये पता नहीं भाई। तो ये पूरी हिस्ट्री है एक तरह से आचार्य श्री के संबंध में। जो मेरी चर्चा आचार्य श्री से हुई, आचार्य श्री ने जो जो कहा वो सब सब मैंने आपको बता दिया। इसमें ना मेरी तरफ से कुछ जोड़ा गया ना घटाया गया। जो भी घटना सबसे पहले सिद्धपुर में सिद्धांत सागर जी महाराज जी, अलग जी और योगशाही जी महाराज ने मुझसे कहा था, उसी के अनुपम ललितपुर गए। मैंने कुछ दिन अवॉइड भी किया कि जब कुछ बातों में सत्यता नहीं दिख रही तो मैं वहाँ पर जाके क्या बताऊँ। उन्होंने फिर से फ़ोन किया और जैसे ही मैं वहाँ से ललितपुर से निकला था, सारी चर्चा करके मैंने योगशाही जी को भी बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले से अलग हो चुका हूँ। ये सारा प्रकरण तक पूरा मामला है, और इसमें किसी को और पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके।
हाँ, यदि किसी को जानना हो तो जो मैंने सारी चर्चा बता दी है, किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी साधु पूछना चाहे तो। हाँ, कोई भी पूछना चाहे, सारी बात है। बल्कि उसके बाद जब सागर में आ गया, जब चातुर्मास स्थापित भी हो गया, तो सागर में 3-4 लोगों ने, जिसमें कि आनंद स्टील भी थे, ऋषभ बांदरी भी थे, 3-4 बार से मेरे फ़ोन आए कि भाई सब लोग जानना चाहते कि आचार्य श्री की जो आपकी चर्चा क्या हुई है, क्या हुआ ऐसा। तो मैंने कहा भाई मुझे इस सब में नहीं, आप लोग जानो तो कहीं नहीं, तुम एक बार कोई 4-5 लोग वहाँ बैठ जाते हैं और अपन सारी बात आप चर्चा करके पूरी बात सबको बता दो। तो जब 2-3 बार मेरे पास फ़ोन आया तो ऋषभ आदि कहते कि चलो मैं चलूँगा साथ में, चलो। तो मैं भागवत में एक मीटिंग हुई जिसमें कम से कम लोगों 40 लोग थे, 40-42 लोग थे, जिसमें समाज के सभी लोग थे। तो उसमें वही रेखा जी भी थी। तो मैंने बता दिया कि मेरी ऐसी चर्चा हो रही है। तो उन्होंने कहा कोई आपने अपनी तरफ से कि हम पहले हमारे प्रूफ देखना थे, ये देखना थे। तो मैंने कहा मैंने मुझे प्रूफ से कुछ मतलब है ना कुछ है, हमारे लिए सिंपल जो मेरी आचार्य से चर्चा हुई, मुझे उस संबंध में सारी बात करना है। जो मेरी बात हुई मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्या है, आचार्य श्री का ने क्यों किया, किसने पत्र लिखे, क्या हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपको कि हमें सत्य मालूम करना, ये करना, वो करना। तो मैंने कहा भैया आपका प्रकरण है, मैं तो सिर्फ मुझे जो महाराज जी ने कहा था, सिद्धांत सागर जी महाराज जी ने कहा था, योग सागर जी ने कहा था, तो मैं ललितपुर गया था। ललितपुर में जो मेरी चर्चा हुई थी मैंने आचार्य श्री को बता दी। आचार्य श्री ने जो कहा, जो अमरकंटक में कहा कि मेरा आशीर्वाद कहना, जबकि मैंने उनका नमोस्तु नहीं कहा था महाराज जी का, सुधासारी जी का मेरी बात भी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद कहना, तो आशीर्वाद कहा। उधर जब मैं डोंगरगढ़ पहुंचा तो सारी चर्चा के उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास मेरे को कोई विकल्प नहीं है, आप उनको कह दो कि वो निर्विकल्प रहें। मैंने कहा महाराज जी आपके सामने फिर से पूछो, मैंने डबल पूछा कि महाराज जी कह दो। हाँ कह दो। मैं बाहर आके मैंने फ़ोन लगा के उनको बताया और फिर आके मैंने फिर बताया महाराज जी मैंने ऐसा उनको कह दिया, उन्होंने आपको नमस्ते कहा। उन्होंने कहा ठीक है और निकल आया। फिर ये संकेत वाली बात है, सबको पता ही है, 3-4 मिनट की बात है टोटल, 6:24 से 6:27 के बीच में लगभग 3 मिनट के अंदर सारी चर्चा हो गई थी। तो ये सारी चर्चा हुई थी। अब जो सागर में जो मैंने सारी बात बताई, बहुत लोग कहते रहे, वही रेखा जी का आदि का ये था कि भाई आपने हमसे कुछ नहीं पूछा, आप ये देखते वीडियो देखते मुझे इससे कोई मतलब नहीं भाई। आप जो ना आपका वीडियो जाने, जो मुझे मालूम था या जो मुझे अपनी तरफ से बताना, तो मैंने आचार्य श्री को बताया। आचार्य श्री ने मुझसे जो कहा मैंने उतना उनको संकेत किए। बाकी ये सारा प्रखंड जिसको उछालता रहे, जिसको मचाना मचाता रहे। हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था जब महाराज आचार्य से, जब ये लोग जूम मीटिंग में सब साधु लोग बैठ रहे हैं तो उनको भी शामिल करें ना, कम से कम जिसके लिए आप मान रहे को संबंधित है तो उनको मीटिंग करें। मैंने थोड़ा बेंगलुरु में ऐसे ही कहा था कि महाराज ये सब जूम मीटिंग हो रही है, पत्र लिखे जा रहे हैं, आपके पास अभी विश्वास प्रस्ताव जैसे कुछ आ रहे हैं, इन सब का क्या उपयोग है। इससे अच्छा तो भाई सामने बैठ के दो। महाराज जी सीनियर महाराज जी हैं, उस समय पास में महाराज जी पास में ही थे, वीणा महाराज समझदार, ये लोग आपस में दोनों महाराज बैठ जाएँ, सारी बात कर लें। तो उन्होंने उसी में कहा कि नहीं, उन समझदार जी के चक्कर में नहीं पड़ो, उनके लिए आराम से अपना बड़ा